हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी है श्रेष्ठा गर्ग, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2019, आरआरबी क्लर्क 2020 और एसबीआई क्लर्क 2019 को क्लियर किया है। बहुत बहुत बधाई श्रेष्ठा, इतने सारी एग्जामिनेशन एक रो में क्लियर करने पर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। श्रेष्ठा, शुरुआत करते हैं और आपसे पूछते हैं कैसे बैंकिंग सेक्टर की तरफ इंक्लिनेशन आया। क्या हमेशा से था कि बैंकिंग की तरफ ही जाना है? या एक्चुअली मैम, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में मेरे फादर ही इज ऑल्सो इन बैंक एंड मेरे मामा एंड सारे अंकल्स, जनरली हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है उनमें सभी लोग बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। सो स्टार्टिंग से तो मतलब इतना नहीं था। जब छोटी थी मैं तो मुझे काफी ज्यादा मतलब बैंकिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिकॉज पापा जनरली बाहर ही रहते थे एंड आई वाज लाइक कि बैंकिंग क्या है, पूरे दिन बाहर बाहर एंड नो फैमिली टाइम। बट जैसे जैसे मतलब आफ्टर आई ग्रेजुएटेड आई जस्ट फाउंड कि मतलब उसमें उसके प्रोज क्या क्या है, मतलब मुझे कॉन्स पता थे बट नाउ आई स्टार्ट फाउंडिंग दैट उसके प्रोज क्या है एंड उसमें उसके एडवांटेजेस क्या है। एंड फिर उसी से फिर मेरे को ये हुआ कि नहीं मतलब, और मुझे ये हुआ कि मैं कर सकती हूँ ये एग्जाम। सो आई वाज लाइक कि ओके, तो एक शॉट देते हैं, एक ट्राई करते हैं। एंड फिर जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और सबसे मेन चीज कि जो सब्जेक्ट्स थे वो थे जो मुझे पसंद है, लाइक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो इट वाज लाइक कि हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ एंड एग्जाम्स भी क्लियर हो सकते हैं। तो दैट्स इट, मतलब ऐसे ऐसे मतलब मैंने स्टार्ट किया। श्रेष्ठ, जैसे आपने बताया कि ग्रेजुअली आपने डिसाइड किया कि बैंकिंग की तरफ इंक्लिनेशन है जब आपको उसके पॉजिटिव्स पता चले। थोड़ा सा आप ये बताएं कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका रहा है, क्या पढ़ाई आपने की है? यस मैम, मैंने सीएस से बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम एसआरएमयू लखनऊ। यहाँ पर इसके बाद फिर मतलब ये था कि एक्चुअली मेरा इन 7th सेमेस्टर मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था। बट लेकिन वही था कि आई वाज लाइक कि 8th सेम में मुझे पेपर्स देने हैं अपने एंड थोड़े कंपनीज इशू हो गया था कि देवर लाइक कि वो लोग प्रेपरेशन लीव्स का कुछ इशू हो रहा था। सो आई सेड ठीक है, फिर मतलब उसको मैंने नहीं ज्वाइन किया कि मतलब मुझे अपनी पहले पढ़ाई पे फोकस करना था कि मार्क्स एंड कि अच्छे से एक पहले जो स्टार्ट किया वो चीज़ खत्म हो जाए। तो फिर इसीलिए फिर उसके बाद जैसे ही मतलब ग्रेजुएशन खत्म हुई तो फिर पेरेंट्स ने भी कहा कि मतलब एक बार आप ट्राई करके देख लो, क्या पता मतलब इसमें आपका अच्छा हो। मतलब एक तरह से कोई प्रेशर नहीं था बट दे जस्ट सेड कि आप ट्राई करो। तो ऐसा। श्रेष्ठा, आपने 3 एग्जामिनेशन को एक रो में क्लियर किया है। क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आपकी जर्नी में रहे जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे? 3 एग्जामिनेशन एंड सब में यू हैव मेड इट टू द फाइनल लिस्ट। या मैम, क्रिटिकल पॉइंट्स तो इट्स लाइक कि मतलब हम सारे जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो सब पढ़ते हैं, दे आर ऑल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब वी रियली वर्क हार्ड फॉर ऑल दिस, क्योंकि कंपटीशन बहुत, एग्जामिनेशन शायद उतना टफ नहीं है लेकिन बिकॉज ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशन टफ हो जाता है। एंड मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी, मैं खुद मतलब मुझे 2 साल से मैं दे रही थी पेपर। तो उसमें ये था कि मैं हमेशा से 0.5 0.25 इतने मार्क्स से हमेशा से रुक जाना, तो मतलब इट्स लाइक बहुत ज्यादा डिसहार्टन होता है। मतलब एटलीस्ट 1-2 दिन तो थोड़ा रहता है कि हाँ मतलब क्या ऐसे, लेकिन फिर द मेन थिंग इज कि हम लोग फिर से अपने आप को बूस्टअप करें और फिर से पढ़ाई करें। एंड जो आपके जो सब्जेक्ट्स की जो इंटर मतलब जो इन डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि अब आज के जो सिनेरियो में ये है कि अगर आपने इसे 1 महीना पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सीरियसली सब लोग बहुत पढ़ते हैं एंड सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। So we should try to study in depth, and revision is the key. Revise, revise, and revise. अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो तकरीबन कितना समय लगता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का? In my case, आई वुड से कि अगर आप एकदम बिगिनर है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, तो 6 months आर एनफ। आप अच्छे से उसमें एकदम फोकस होके पढ़ेंगे तो 6 months में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। वो अलग बात है कि मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऐसे और भी कैंडिडेट्स है, 6 months इज मोर देन एनफ। You just need to be focused and you just need to revise. श्रेष्ठा, जैसे आपने 3 एग्जामिनेशन में बार बार इसलिए स्पेसिफाई करी क्योंकि पैटर्न लगभग एक जैसा होता है। अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, आप थोड़ा सा बताएं कि इन पैटर्न्स के बारे में और थोड़ा अगर कुछ डिफरेंस है।
मैम पैटर्न तो मैं कहूँगी कि जो कोर्स है वो तो सेम रहता है पैटर्न, लेकिन सिर्फ ये है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी, द जो जो आरआरबी क्लर्क के पेपर है दे आर द इजीएस्ट, व्हाट आई फाउंड कि दे आर द इजीएस्ट, एंड देन उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क एंड सबसे ऊपर एसबीआई क्लर्क। तो उनमें ये होता है कि कोर्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेक्शंस भी वही होते हैं, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो क्वेश्चंस होते हैं जो कैसे आते हैं, तो सबसे इजीएस्ट आरआरबीज में आएंगे, देन उसके बाद आईबीपीएस एंड देन एसबीआई। तो इस तरह से अगर जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब कोई भी कैंडिडेट है तो वो एक साथ सिर्फ एक फॉर्म तो भरता नहीं है, वो कई सारे फॉर्म भरता है। तो इट्स लाइक कि उसे जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है अगर वो उसको लेके चले, वो उसको पढ़े, तो उसके जो बाकी के पेपर्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट इन दैट केस ये है कि जैसे जो एग्जाम होना उससे एटलीस्ट 15 डेज पहले आप थोड़ा उसके लिए स्पेसिफिकली फोकस हो जाए। यू ट्राई टू गिव मॉक्स मोर, यू ट्राई टू रिवाइज द कंसेप्ट, और उसी लेवल के मॉक्स देंगे तो ज्यादा अच्छा। जैसे कि बहुत लोग हैं वो कहते हैं कि मतलब काफी हार्ड मॉक्स दे तो हम जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैंने ऐसा नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस लेवल का एग्जाम है आप उसी लेवल के मॉक्स दे तो आपको वहां जाके आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि इफ यू गिव हार्ड मॉक्स तो आपका मतलब मोराल काफी डाउन हो जाता है। यू फील कि अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है, एंड लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया, और मैं इसलिए बार बार स्पेसिफाई कर रही थी 3 एग्जामिनेशन को एक साथ क्लियर किया, क्योंकि जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर सभी एग्जामिनेशन को ऑप्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी कि हम हल्का हल्का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है उनको समझ के उस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। जैसे आपने बताया अगर हम आईबीपीएस क्लर्क देने जा रहे हैं तो 15 दिन पहले स्पेसिफिक हम थोड़ा ओरिएंटेड हो जाए आईबीपीएस क्लर्क। अब आते हैं थोड़ा सा आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बात करते हैं कि कैसे तैयारी की, अलग अलग सेक्शंस की, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। यस मैम। मैम स्टार्टिंग विद समथिंग कि मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो आई वाज लाइक कि हाँ हो जाएगा, मतलब इट्स लाइक कि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है एंड मैं मेहनत करूंगी तो आई गेट थ्रू। जीए वाज द मेन डिजास्टर फॉर मी। जीए वाज लाइक कि मतलब आई वाज ब्लैंक इन दैट, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, एंड मैं टीवी में भी न्यूज़ मतलब जो करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट मैं इतना ज्यादा उसके मतलब इस उससे ज्यादा नहीं रिलेट कर पाती थी। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि और उसकी वजह से मुझे काफी स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम भी हुई कि मेरे जितने भी प्री थे वो सारे क्लियर हो गए, क्योंकि उसमें इंग्लिश मैथ्स एंड रीजनिंग आता है, लेकिन मेंस में जाके जहाँ पे जीए वाला पोर्शन आता है वहाँ मुझे काफी प्रॉब्लम हुई। इन दैट केस मैंने, और मतलब स्टार्टिंग में यू आर न्यू तो आपको पता भी नहीं होता कि आप कहाँ जाएं, किससे अप्रोच करें, कैसे करें। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तो मैं कहूँगी कि मैं भटक रही थी कि यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और मतलब एग्जैक्ट जेन्युइन जो सीरीज है, जो नॉलेज है वो है कहाँ पे। तो उसमें मतलब काफी ये हुआ कि हाँ प्रीज तो निकले बट हाँ मेंस नहीं निकला। बाकी उसके बाद फिर ये कि मतलब आप लोग का जो कोर्स है गौरव गर्ग, मतलब आई थिंक ही इज द बेस्ट, क्योंकि मुझ जैसे लोग के लिए जिनको जीए मतलब आई वुड से कि बिल्कुल नहीं आती, दे वर ब्लैंक, वी जस्ट फॉलो हिम, मतलब आप उनको फॉलो करिए, आप और उन्हीं के कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करिए। क्योंकि उनकी एक बात थी मुझे काफी अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा था कि मतलब जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आती, एंड उनका जो मोटो है कि मतलब वो एक ही चीज को बार बार रिवाइज कराते हैं एंड उसी उसमें बच्चे सीख जाते हैं। मतलब हम लोग को काफी, क्योंकि हम लोग एक ही क्वेश्चन पे वो एक चीज बार बार रिवाइज करेंगे तो वो इस तरह से दिमाग में बैठ जाती है, एंड जब आप एग्जाम दे रहे हो तो लिटरली सर की आवाज दिमाग में गूंजती है कि हाँ सर ने उस टाइम ये बताया था, सर ने ये कहा था। तो वो लाइक ऐसा होता है कि हाँ मतलब हमने ये चीज कहीं पढ़ी थी और यहाँ हमारे दिमाग में आई, तो वी आर लाइक अगर ऑप्शंस ना भी हो हम क्वेश्चन पढ़ के वो चीजें रिकॉल कर सकते हैं। तो फॉर मी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं पसंद नहीं था, लेकिन आज के डेट में कहूंगी कि जब अब जैसे अब अभी जो मैं रिसेंट मैंने मेंस के पेपर दिए हैं उसमें ये हो गया था कि मैं मेंस के लिए मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश थोड़ा कम पढ़ती थी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सर की वीडियोस ही लगा के सुन रही हूँ, मतलब इट वाज लाइक कि मैं उनको कहते हैं कि अगर जैसे नॉर्मली बैठती भी हूँ तो मैंने एक साइड में वीडियो लगा दिया है एंड मैं उनको सुन रही हूँ। तो इट वाज सच अ, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा कोर्स है, एंड आई वुड से कि जो जो भी बिगिनर है जिसको कुछ भी नहीं पता, यू शुड फॉलो हिम। श्रेष्ठा, हमें बहुत खुशी है कि स्टडी आईक्यू की टीम, गौरव सर हैज कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस और आपकी सक्सेस स्टोरी का हम हिस्सा बन पाए। I like to thank him, ma'am, and you all, and all the other member of Study IQ.
they have all helped me in achieving my success. श्रेष्ठा, हम प्रीलिम्स की बात करें और मेंस की बात करें, आपने बताया कि रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग था, मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो बिगिनर्स हैं हु आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, उनको किस तरीके से अपनी ये सेक्शंस तैयार करने हैं, और मेंस में जैसे जो लेवल अप हो जाता है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना? यस मैम आई वुड से कि जो एकदम बिगिनर्स हैं उनको मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक्स हैं, बुक्स मतलब आजकल जितने लोग बुक्स इतना पढ़ते नहीं है, लेकिन आई वुड से कि मैं मेरी अच्छी थी, फिर भी मैंने स्टार्टिंग बुक्स से ही करी थी। मैंने बुक्स जो आती हैं इनके मैथ्स और रीजनिंग के अलग अलग, आप उससे, क्योंकि उसमें बेसिक, मीडियम एंड हार्ड लेवल तीनों लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर आप बैंक के लिए प्रिपेयर करें तो ये दिमाग में मत रखें कि ये सब पहले प्री हो जाए फिर बाद में हम मेंस कर लेंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड फोकस, मतलब आपको सोचना चाहिए कि नहीं मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे मेंस को भी लेके चलना है। एंड स्टार्टिंग से आप बेसिक से हाई लेवल तक लगाना स्टार्ट करिए, आप बुक्स करिए। उसके बाद जब एक बार आप बुक्स का जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बुक से क्लियर होंगे, वो आप क्लियर हो जाए, उसके बाद मतलब काफी सारे आपके जैसे ऑनलाइन पीडीएफ मॉक्स हैं, आप उनको लगाइए। फिर अपने आप को आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसमें आजकल तो काफी अच्छी फैसिलिटीज है कि आपको अपनी रैंक पता चलती है कि आप बहुत सारे लोग हैं, आप कहाँ हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरी ये चीज में मैं अब मैं अच्छी हो गई हूँ और भी मुझे इसमें और वर्क करना है। मतलब मेरा ये मानना है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हाँ हमने तो मतलब काफी मॉक्स दिए, तो आई वुड से कि मैंने अपनी लाइफ में इतने मॉक्स नहीं दिए हैं। मैं स्टार्टिंग, इफ आई टॉक अबाउट मेंस, तो मैंने मेंस में शायद मुश्किल से, मेंस से पहले मैं 4 to 5 मॉक्स देती थी। लेकिन उसका ये कि मैं उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करती थी, कि मतलब मुझे मॉक देने में शायद 1 से 2 घंटा लगता होगा क्योंकि मैं स्किप कर देती थी, लेकिन मुझे उसके एनालिसिस में 2 घंटे लगते थे, 2 से ढाई घंटे। कि आई वुड सी कि मतलब मुझे ये नहीं आता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है, एंड देन मैं फिर बुक्स पे जाती थी कि हाँ उसको फिर से बेसिक से करो। एंड जहाँ तक मेंस की बात है मैम, तो उसमें ये है कि अगर हम देखें तो प्री एक तरह से स्पीड आपकी चेक करता है कि आप कितने, आप उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आपकी स्पीड। लेकिन इन मेंस स्पीड का इतना मैटर नहीं है, मतलब इवन इफ योर अटेम्प्ट्स आर लो, तो लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, आपने क्वेश्चन सही किए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इट्स जस्ट कि आप प्री में थोड़ा सा बेसिक एंड स्पीड पे फोकस करिए, लेकिन मेंस में अगर जैसे आपको इतना आप स्पीड पे नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट जो आपने प्री में क्लियर करे थे वो आपके मेंस में काफी काम आएंगे। एंड इन दी एंड अगर कोई क्वेश्चन हार्ड भी है, तो अगर आप थोड़ा, ठीक है आप थोड़ा टाइम लेंगे शायद उसको कंप्लीट करने में, आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होंगी, लेकिन आप बेसिक से उसको करके आप ना 2 मिनट, आप 3 मिनट में उसको सॉल्व करके, लेकिन आप सही सॉल्व करेंगे एंड उससे आपके चांसेस काफी इंक्रीज हो जाएंगे। श्रेष्ठा, आपने बताया हमें कि आपने कैसे अपनी प्री और मेंस की तैयारी की। मेंस की तैयारी सभी को साथ लेकर चलनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम बचता है, वो पॉसिबल भी नहीं होता है पूरे चीज़ों को कवर करना। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि माइंडसेट तो बन जाता है, चीज़ें सब कुछ आजकल पता भी है सभी को, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी उन्हें कैसे फॉर्मुलेट करनी है? मैम प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो आई वुड से कि टाइम मैनेजमेंट, यू रियली हैव टू फोकस। आपको थोड़ा सा अपना, जैसे जो भी अपना रूटीन है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में है तो आप उसमें रह के किसी चीज का, अगर आप कोई चीज अचीव करनी है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू रियली नीड टू मैनेज योर टाइम। एंड नेक्स्ट थिंग कि आप अपनी जो सोर्स है, अगर आप जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके एल्डर्स है, जो भी आप जिनसे आप पूछ रहे हैं, आपके सोर्स अच्छे हो कि आप शुरुआत, क्योंकि काफी लोग होते हैं उनका स्टार्टिंग का आधा साल मतलब साल इसी में जाता है कि वो लोग बहुत भटकते रहते हैं कि क्या क्या करे, कहाँ क्या सही चीज है। तो इसलिए कि आप जिनसे पूछ रहे हैं आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है पहले, ये पता करने के लिए आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है। एंड जहाँ तक बात है कि मतलब आपकी स्ट्रैटेजी है, तो यही है कि थोड़ा टाइम मैनेज, और ये नहीं कि जैसे अगर बहुत से कि जैसे आपको इंग्लिश आती है तो फिर आपने इंग्लिश छोड़ दिया, आपने सोचा कि हाँ लास्ट में उसको देख लेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि लास्ट में सीरियसली जब एग्जाम सामने होता है एंड वो टाइमर टिक टिक कर रहा होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि तब ये था कैसा था। तो आपको हर चीज को, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, एंड जो वीक पॉइंट्स हैं उनको भी एटलीस्ट, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते एटलीस्ट उसको मीडियम लेवल तक तो लाना है। क्योंकि एक जो मतलब जितने भी सेक्शंस होते हैं उसकी एक मिनिमम कट ऑफ होती है। तो आप पहले तो ये करिए कि अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो आप इतना कोशिश करिए कि ये जो मिनिमम का कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर रहे हैं कि नहीं।
अब अगर आप उसको क्लियर कर रहे हैं, देन उसके बाद आपके जो बेस्ट एरियाज है, कोई भी हो सकता है, मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी, उसको आप और स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि फिर इन दी एंड आपका जो स्कोर बढ़ाते हैं चीजें, वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स ही होते हैं, क्योंकि आप उन पे रिलाई कर सकते हैं, आप उन पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ सकते हैं। तो बस ये है कि, और सबसे चीज की, मैं तो ये कहूंगी, फॉर जीए फॉलो गौरव सर, ही इज द बेस्ट। क्योंकि मतलब मैंने उन्हें खुद फॉलो किया है, एंड उनके जो मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका है, वो इट्स लाइक कि जो एकदम मतलब एकदम कि कुछ नहीं आता होगा, तो छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ, हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल को भी वो मतलब काफी अच्छी वो दे सकते हैं गाइडेंस। श्रेष्ठा, पिछले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, तो क्या डिफरेंस आपने महसूस किया जो पिछले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया और इस अटेम्प्ट में आज आप फाइनल लिस्ट में हैं? यस मैम। मैम लास्ट टाइम तो मतलब थोड़ा सा था, अगर मैं अपने पर्सनल उससे कहूँ तो मुझे लास्ट ईयर के पेपर्स थोड़ी इजी थे बल्कि, लेकिन फिर भी मेरा उसमें हो नहीं पाया, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा थोड़ा जीए वाला पोर्शन वो हमेशा प्रॉब्लम करता था, मतलब इट वाज लाइक कि पता नहीं क्या है उसमें, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह ही जाता है, एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं, मैथ्स वाज गुड, रीजनिंग वाज गुड, इंग्लिश वाज गुड, बट जीए वाज समथिंग आई डोंट नो। एंड उसमें ये था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ, कि मैं वहाँ क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दिस ईयर मुझे ये था, और हाँ एक चीज और थी कि लास्ट ईयर मेरा थोड़ा था कि मैंने जो सर है उनके अलावा मैंने जैसे दो तीन सोर्सेस और थे, तो मैंने उनको भी किया था फॉलो। तो मतलब लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है ना कि आप दो तीन अगर उनको फॉलो करते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दिमाग में, कि आप रिवाइज कहाँ से करें, सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। तो वो चीजें लगता है कि दिमाग में सब कुछ मिक्सअप हो चुकी है और याद कुछ नहीं है, और जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये क्या था, वहाँ क्या था। लेकिन इस साल मुझे मतलब मैं इतनी ज्यादा मेरा वो हो चुका था, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस साल अब एक क्या कहते हैं, जिसको भी फॉलो करना है किसी एक को करना है, एंड उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो मैंने ऐसा स्टार्टिंग से ही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि नहीं, एक मतलब हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक टीचर, एक बुक, जो भी एक चीज, एंड लास्ट तक उसी को फॉलो करना है। एंड ये भी कि मतलब जैसे बीच में काफी हमें गैप मिला था, कि मतलब उस टाइम कोई पेपर्स नहीं था, और इस साल तो कोविड भी था, तो कोई पेपर्स नहीं थे, तो मैंने ये सोचा कि इस चीज को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब कोविड है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कभी 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 लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, हमारे पेपर्स होंगे ही। तो एंड आई वाज लाइक कि अब जो मैं पेपर दूं उसमें एटलीस्ट मेरा क्लियर हो, एंड अब मुझे ये ना हो कि क्योंकि काफी ज्यादा लोग परेशान भी थे कि मतलब इसके बाद कैसा सिनेरियो होगा, एंड कब एग्जाम्स होंगे, एंड क्या जॉब का क्या इशू है। तो मुझे बस यही था कि अब एक चीज को फॉलो करो, एंड अगर आपको टाइम मिला है तो उसको और ज्यादा अपनी स्किल्स को ब्रशन अप करो। तो उसको जब मतलब अच्छे से उसको पढ़ो, सही करो, फिर उसके बाद जाके आप वहां जाके जब परफॉर्म करोगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि आपने एक ही चीज को बार बार सुना है, तो आपको वो याद रहती है, एंड वो दिमाग माइंड में गूंजती है आवाज कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, कि हाँ यही है आंसर, तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपने आपदा को अवसर में बदला, कह सकते हैं। हाँ, या यू कैन से। नोट्स मेकिंग का कितना रोल है और किस तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, अगर आपने बनाए थे तो? मैम नोट्स तो मैं ये कहूंगी कि जीए में हाँ मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं स्टार्टिंग में नहीं बनाए थे बिल्कुल, लेकिन हाँ इस बार जब ये कोविड वाला ये केस हुआ था, जब लॉकडाउन था, तो मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये लगा, मुझे थोड़ा ये कहता कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, शायद मुझे लिख के पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि आप लिख के पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, तो मतलब ज्यादा अच्छा प्रेपरेशन होती है। सो आई फाउंड कि हाँ चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करती हूँ, मैं नोट्स बनाती हूँ, मैं देखती हूँ उसे पढ़ के, एंड फिर मैंने जो मतलब जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स या फिर इन सबके जो भी न्यूज होती है, या फिर जो डिफरेंट जॉनर्स होते हैं न्यूज के, उनके मैंने अलग अलग नोट्स बनाए, मतलब हर स्पोर्ट्स अलग हो गया, एंड पर्सनालिटीज जो भी है उन सबके अलग। एंड फिर उसको ये था, मतलब मेरा ये था कि एक बार दिन में, एक बार सोने से पहले उन सारे नोट्स को एक बार देखना जरूर है, मतलब उसको याद नहीं करना है, लेकिन हाँ उसको एक बार देख लेना है कि हाँ मैं रोज उन चीजों को बार बार देखूंगी तो शायद वो मेरे दिमाग में बैठेंगी। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, एंड आई वुड से कि हाँ मतलब मुझे फर्क पड़ा, मैंने लिख के पढ़ना शुरू किया, मैंने उसको रात में मैंने ये बनाया था कि भले मेरा पूरा दिन शायद ऐसा हो सकता है कि मैं ना पढ़ पाऊँ, कोई भी इशू, लेकिन रात में एक बार उन नोट्स को दोबारा रिवाइज करके सोना, एंड कोई भी दिन ऐसा ना हो कि वो मेरा एकदम मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल जीरो पढ़ाई,
जीरो पढ़ाई, भले ही 1 घंटे की पढ़ाई हो बट होनी चाहिए। एंड नोट्स को रिवाइज रोज करना है। आप उसको याद मत करिए, लेकिन आप उसको एक बार रिवाइज करिए। एक हफ्ते क्या मतलब, एक हफ्ते में आप ऐसा हो जाएगा कि आपको वो नोट्स फिर ऐसा होगा कि आप मुश्किल से आधे घंटे में सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। आपको खुद ब खुद सब याद होगा। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ें और अगर आप ब्रेक हो जाता है तो काफी रिजुविनेट होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए कंसिस्टेंसी हर दिन की पढ़ाई बहुत जरूरी है। यस मैम। श्रेष्ठा, जैसे आपने बताया कंसिस्टेंसी रिवीजन की है, बट जैसे कई बार होता है ना, एस्पिरेंट्स क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, अगर हम रीजनिंग की बात कर लें या फिर अलग अलग सेक्शंस की बात कर लें, तो एक ही तरीके के क्वेश्चंस अगर हम रिपीटेड क्वेश्चंस बोले तो इट काइंड ऑफ इज नॉट टेकन वेरी वेल बाय द एस्पिरेंट्स। दे थिंक कि ठीक है हम चेंज कर लेते हैं, ये तो हम यहाँ क्या है। तो इस माइंडसेट को कैसे टैकल करें? यस मैम। मैम ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि काफी टाइम मुझे भी हो गया था मतलब पेपर्स देते हुए। तो हाँ, एक पॉइंट आता है कि यू फील कि आप वही सेम चीज हम लगा रहे हैं, मतलब आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता। फिर वो चीज आप सोचते हैं कि आप कहीं और जाएं, कुछ और करें। तो मैम उस टाइम तो ये था कि आई टुक अ ब्रेक। मैंने उस टाइम सीरियसली 1 मंथ का ब्रेक लिया था कि ठीक है, इट्स ओके। अगर बहुत ज्यादा ही ऐसा हो रहा है कि हाँ नहीं, मतलब इसलिए कि दिमाग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि नहीं अभी अभी नहीं पढ़ना है, तो मैंने उस टाइम 1 मंथ का ब्रेक लिया था। एंड उसके बाद फिर ये हुआ कि मतलब हाँ, और उस टाइम मतलब ये नहीं था कि मैं एकदम पढ़ाई से एकदम हट गई थी। ये था कि जैसे जो बाकी कोई और, जैसे मैंने जो नोट्स है जो इनको मैंने कभी फॉलो ना किया हो, या फिर ऐसे ही ऑनलाइन मैंने उनको देखा, मैं ऐसे देखती थी, लेकिन ऐसा पढ़ने के लिए नहीं, बस ऐसे ही। फिर उसके बाद जब 1 मंथ खत्म हुआ, मैंने वो बुक्स मतलब फिर से उठाई। तो जैसे एक बार मैंने देखा तो मुझे लगा कि अरे हाँ ये तो आता है, ठीक है। बट मैंने उस दिन जब मॉक दिया तो आई फाउंड कि नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब ये है कि हाँ ठीक है, मुझे भले ही बहुत ज्यादा ये था कि नहीं है, मुझे मैं कर चुकी हूँ, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। एंड मुझे उस पर फोकस करने की जरूरत, क्योंकि बहुत मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि हाँ आपको आ रहा है, लेकिन जब आप उसे करने बैठते हैं तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो कि आपसे नहीं होती हैं। उसकी वजह से फिर पूरा क्वेश्चन आपका बिगड़ जाता है। या तो आपका वो आप कर नहीं पाएंगे, या तो फिर आप उसे गलत कर देंगे। एंड दोनों ही केस बहुत ज्यादा मतलब एस्पिरेंट्स के लिए एक एक आधा आधा नंबर बहुत ज्यादा कीमती है। तो उसके लिए ये है कि हाँ मतलब आपको ऐसा होता है तो ठीक है, उस टाइम थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा एंजॉय करिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। लेकिन ये है कि इन दी एंड कुछ टाइम बाद मतलब जो मैं तो ये कहूँगी कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनका तो ये होता है कि वो बहुत देर तक खुद ही दूर नहीं रह सकते। उन्हें खुद ये लगेगा कि अरे नहीं मतलब हाँ अब काफी टाइम हो गया है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो लेट्स अब हमें पढ़ना चाहिए, लेट्स स्टडी। तकरीबन आप कितने घंटे एक दिन में पढ़ती थी? मैम मैं सीरियसली बताऊँ तो मैंने घंटों के हिसाब से कभी पढ़ा ही नहीं। मैं टॉपिक्स लेके पढ़ती थी कि लाइक एक जैसे मैंने आज एक चैप्टर लिया है रेशियो का, तो आई वाज लाइक कि हाँ आज ये चैप्टर पूरा बेसिक मिड एंड एडवांस लेवल इसे खत्म करना है। अगर मैंने जीए लिया तो मैंने ले रही थी कि ऐसा जनवरी है तो जनवरी की जीए आज मुझे खत्म करनी है। तो फिर उसके बाद अब वो मतलब वो मेरे ऊपर है कि वो मेरी 1 घंटे में खत्म हो रही है या वो मेरी 3 घंटे में खत्म हो रही है। तो मैंने कभी टाइम नहीं देखा, बट हाँ ये है कि आप टॉपिक्स लेके पढ़े, क्योंकि मुझे ऐसे टाइम देखे, क्योंकि फिर आप अगर टाइम देखते तो फिर आप टाइम को ही देखते रहते हैं कि अच्छा हाँ 2 घंटे मैंने सोचा था, अब 2 घंटे हो गए, अब क्या करें, अब कुछ और करते हैं। तो इसलिए मैंने ना ही कोई ऐसा टाइम टेबल फॉलो किया था कि मतलब इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, क्योंकि मैं टाइम टेबल फॉलो करने में काफी ज्यादा वीक हूँ। तो मैंने टॉपिक वाइज बनाया था टाइम टेबल कि मैं रात में एक क्या कहते हैं एक स्ट्रैटेजी दिमाग में सोच के सोती थी कि हाँ कल अब ये चैप्टर करना है, मैथ्स में ये करना है, रीजनिंग में ये टॉपिक करना है, इंग्लिश में ये करना है। एंड नेक्स्ट डे मुझे पूरे मेरे पास 24 घंटे हैं, मुझे उसमें खत्म करना है वो। अब वो चाहे मैं फर्स्ट हाफ में खत्म करूँ, सेकेंड हाफ में खत्म करूँ, कैसे भी खत्म करूँ, मुझे वो करना है। टारगेट बेस्ड पढ़ाई आपने की, और ये बहुत जरूरी है, और उसी का रिजल्ट है कि आप आज अपना हमारे साथ हैं और आईबीपीएस क्लर्क और अदर एग्जामिनेशन के फाइनल लिस्ट में हैं। यस मैम, थैंक यू। श्रेष्ठा, इस एग्जामिनेशन में जब प्रीलिम्स और मेंस हो जाता है तो एक होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यस मैम। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज लाइक कि मतलब उसमें जैसे अगर आप यूपी से हैं और आपने यूपी से ही भरा है, तो मतलब यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज इज हिंदी। तो आपने ऑब्वियसली उसको हाई स्कूल एंड 12th में, इंटरमीडिएट में आपने उसको पढ़ा होगा।
तो अगर आपने वो लैंग्वेज अगर आपने अपनी स्कूलिंग में की है तो फिर आपको एलपीटी वो लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं कि मतलब वो कहीं आउट ऑफ स्टेट से होते हैं और उन्हें किसी और स्टेट से भरा होता है और उनके हाई स्कूल में वो लैंग्वेज नहीं होती, तो उनके लिए वो होता है कि हाँ मतलब जैसे वो लोग जिस भी स्टेट में जाएंगे उनकी जॉब होगी, तो वहां पे मतलब जो लोकल से अगर इंटरेक्ट करना हो तो एटलीस्ट वो उनको थोड़ा बेसिक लिखना बोलना पढ़ना आता हो, जिससे कि वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो, वो ज्यादा अच्छे से जो भी डीलिंग्स है, कस्टमर से इंटरेक्शन है, वो उसे कर पाए। वो उसमें उसमें ऐसा मतलब कुछ क्या कहते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। मुझे तो अभी तक इसका एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने यूपी से ही भरा है, लेकिन मैंने अपने सुना है फ्रेंड से कि उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन होता है एंड इट्स लाइक कि आपको कॉम्प्रिहेंशन देंगे एंड आपको सॉल्व करना होता है उस स्टेट लैंग्वेज में। तो इट्स लाइक वो 5-6 क्वेश्चंस होते हैं एंड इट्स इजी टू सोल्व। श्रेष्ठा ने हमारे साथ अपनी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी शेयर की। इन्होंने एक रो में 3 एग्जामिनेशन क्लियर किया। बट श्रेष्ठा के बारे में थोड़ा सा बता दे तो शी इज अ वेरी गुड सिंगर एंड शी लव्स प्लेइंग कीबोर्ड। एम आई राइट श्रेष्ठा? यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट वाज लाइक कि हाँ मतलब इसने काफी मेरा साथ दिया है जब मैं पढ़ाई करती थी, तो काफी ज्यादा जब बहुत ज्यादा कि हाँ ठीक है अब एकदम दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देन म्यूजिक वाज समथिंग कि हाँ उसी के पीछे जाना है कि हाँ आप कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो इट हैज हेल्प मी अ लॉट। श्रेष्ठा, आप क्या मैसेज देना चाहती हो एस्पिरेंट को जो बिगनर्स हैं या फिर बिगनर्स नहीं भी हैं बट इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? मैम मैं उनको बस यही बोलना चाहूंगी दैट कि अगर आपका नहीं हो रहा है मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं भी क्लियर हो तो डोंट लूज होप। होप एक ऐसी चीज है क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका इस बार हुआ है कि वो लोग काफी मतलब 4-4 5-5 साल से वो लोग मेहनत कर रहे हैं एंड काफी सीरियस कैंडिडेट्स है वो, लेकिन होता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ मतलब आई फील कि हाँ वो 100 में से 99 इज योर हार्ड वर्क बट दैट 1% इज लक। कभी कभी इट्स नॉट योर डे, तो मतलब इट्स लाइक डोंट लूज होप। आप मेहनत करिए, ठीक है एक दिन थोड़ा आया रिजल्ट आपका नहीं हुआ, आप थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है, 1-2 दिन दुख मना लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन ये कि नेक्स्ट डे फ्रॉम द थर्ड डे स्टार्टिंग मोर हार्ड। आप और अच्छे से पढ़िए, आप उस पे मतलब जो भी आपके वीक एरियाज है बजाय मॉक्स ज्यादा देने के मॉक्स को ज्यादा एनालाइज करना शुरू करिए एंड बुक्स को थोड़ा मतलब ठीक है आजकल लोग सोचते हैं कि हाँ शॉर्ट ट्रिक्स है और मतलब हाफ एन आवर क्लासेस है ऑनलाइन, ये तो उससे कॉन्सेप्ट ठीक है, मतलब मैं ये समझती हूँ कि वो उनके लिए है जिनके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है। तो आप जहाँ जितना हो सके खुद पे ट्रस्ट करिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए एंड इन दी एंड हो जाएगा सबका। मेरा भी हो गया एंड सबका क्लियर हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात श्रेष्ठा आपने कही कि एक दिन हो सकता है अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं अच्छा हुआ और एक दिन खराब हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दिन ऐसा हो। इसलिए मेहनत करते रहिए और तब तक ना रुकिए जब तक मंजिल आपको मिल ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाए। स्टडी IQ की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।